गर्मी में गरीब टिफिन वाली बहू। हाथों में ढेर सारे खाने की टिफिन लिए हुए वह गरीब बहू चिलचिलाती गर्मी में स्टेशन पर खड़ी आंखें गड़ाए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी तीखी हॉर्न के साथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रुकती है और गरिमा ट्रेन में चढ़कर आवाज लगाने लगती है। टिफिन टिफिन, खाने का टिफिन बोलो भैया, स्वादिष्ट खाने से भरा टिफिन। अरे ओ टिफिन वाली, ये खाने का टिफिन कितने का दे रही हो? सिर्फ 50 रुपए का है। शालिनी झट से एक टिफिन खरीद लेती है और जैसे ही टिफिन खोलती है उस गरीब बहू के हाथों बने खाने की खुशबू ट्रेन की पूरी बोगी में बढ़ जाती है। 50 रुपए में इतनी सारी वैरायटी, 3-3 स्वादिष्ट सब्जी प्लस में पूरी, इस महंगाई के जमाने में इतना कहाँ मिलता है। पहली बार ट्रेन के सफर में तुम जैसी टिफिन वाली देखी है, वरना तो ट्रेन में जितने ठगेरू टिफिन वाले आते हैं 100 रुपए का खाने का टिफिन देते हैं जिसमें 2 कच्ची पक्की पूरी और सब्जी होती है, उसमें भी 1 पैसे का स्वाद नहीं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, ठगी नहीं। अगर पैसेंजर दे रहा है तो बदले में पेट भरकर खाना देना मुझे टिफिन वाली की जिम्मेदारी है। उस गरीब बहू की बातें ट्रेन में मौजूद यात्रियों के दिल को छू जाती हैं, जिसके बाद उसके खाने के सारे टिफिन बिक जाते हैं। जिसके बाद वह पैसे लेकर कड़ी धूप भरी गर्मी में पैदल चलकर घर चली जाती है। आज तो बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, धरती तवे की तरह तप रही है। नंगे पैर होने के कारण पैर भी जल रहे। एक चप्पल खरीद लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ये पैसे चप्पल खरीदने में खर्च नहीं कर सकती। गरिमा चंद पैसे बचाने के लिए बिना चप्पल खरीद कर लगातार कड़ी धूप में पसीने से तर होकर घर आती है। नंगे पैर चलने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। ये क्या भाभी, आप तो पूरी तरह से पसीने से भीग गई हैं और आपके पाँव में छाले भी पड़ गए हैं। गरिमा का परिवार एक कमरे के गरीब घर में बड़ी ही गरीबी में गुजारा कर रहा था। पैसों की तंगी के कारण घर में एक पंखा भी नहीं था। घर की दीवार पूरी तरह टूटी फूटी थी जिस पर टीन की छत थी। कोने में एक मिट्टी का चूल्हा था और तन ढकने के लिए कुछ फटे पुराने कपड़े। गरिमा गरीबी में खाना बनाने लगती है, तभी उसकी पड़ोसन प्रोनिता हाथों में मिठाई लेकर उसके घर आती है। अरे कहाँ हो गरिमा? हाय राम, कितनी गर्मी है, तुम्हारे घर में एक पंखा भी नहीं। इतनी गर्मी में टीन की छत के नीचे तुम कैसे रहते हो? और खैर ये लो, मुंह मीठा करो। मगर ये मिठाई किस खुशी में? मेरी ननद नविदिता की शादी बहुत ऊंचे और अमीर खानदान में तय हो गई है। वैसे तुम्हारी सौम्या भी पूरी 25 की हो गई है। अरे अब कब करोगे इसके हाथ पीले? लगता है गरीबी के कारण बेचारी जिंदगी भर मायके में बैठी रहेगी। लगता है शादी के लड्डू तेरे नसीब में नहीं है सौम्या। चल ये लड्डू खाकर ही काम चला ले। प्रोनिता बातों ही बातों में गरिमा को गरीबी का तीखा ताना मारकर चली जाती है और गरिमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। साथ ही उसे बीती बातें याद आने लगती हैं। बड़े गाजे बाजे के साथ गरिमा की शादी राजीव से हो जाती है और हर लड़की की तरह अपने आंखों में ढेर सपने लिए वह ससुराल चली जाती है, जहां उसकी सास सुनंदा उसका भव्य स्वागत करती हैं। गरिमा बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। वेलकम टू आवर होम भाभी। गरिमा का ससुराल हर तरह से संपन्न था, आलीशान घर बार और नौकर चाकर भी। बहू तू जाकर आराम कर ले। अगली सुबह गरिमा रेडी होकर रसोई में आती है। अरे बहू, तू रसोई में? खाना बनाने के लिए भोला है ना? मालकिन ठीक कह रही हैं बहू रानी, सालों से मैं ही खाना बनाता आया हूँ। मगर माँ जी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और आज तो ससुराल में मेरी पहली रसोई है। भोला भैया, आज आपकी छुट्टी, खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है बहू रानी। कुछ ही देर में गरिमा बहुत सारे पकवान बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। सभी को खाना बहुत पसंद आ जाता है। वाह गरिमा भाभी, यू आर टू गुड। क्या खाना बनाया है आपने? सच में गरिमा बहू, क्या गजब का स्वाद है खाने में। हाँ बहू, खाना बहुत लजीज है और मिर्च मसाले के मामले में एकदम नपातुला हाथ है तेरा। देख लीजिए भाभी, अब तो सर जॉन ने भी बोल दिया, अगर आप टिफिन का काम शुरू करेंगी तो लोग आपकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गरिमा की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। वो हर दिन राजेश को टिफिन में अलग अलग स्वादिष्ट खाना देती। तभी एक दिन राजेश शौर्य के साथ अपना टिफिन शेयर करता है। शौर्य राजेश का बिजनेस पार्टनर था। वाह राजेश, तेरी तो किस्मत चमक गई, रोज रोज बेबी के हाथों का खाना मिलता है। हाँ, हमें भी मिला कभी। हाँ जरूर मेरे दोस्त। फिर एक दिन राजेश खाने का टिफिन घर छोड़ आता है। तब गरिमा खुद ही दफ्तर आती है और भूल से शौर्य के कैबिन में आ जाती है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा यहाँ राजेश है। अरे मेरे और राजेश में क्या फर्क है? कभी इतने प्यार से हमारे लिए भी टिफिन लाया करो मेरी रसमलाई। शौर्य गरिमा के साथ बदसलूकी पर उतारू हो जाता है। तभी एन मौके पर राजेश वहां आ जाता है और शौर्य को बहुत मारता है। इस बात का बदला लेने के लिए धोखे से कंपनी के सारे शेयर शौर्य अपने नाम कर लेता है। इसी के साथ उनसे उनका घर भी छीन लेता है।
इतनी बड़ी धोखेबाजी के बाद राजेश तनाव में आ जाता है। ऐसे में गरिमा और उसका ससुराल किराए के टूटे फूटे कमरे में जिंदगी काटने को मजबूर हो जाते हैं, जहां गर्मी से बचने के लिए उनके पास एक पंखा भी नहीं रहा। माँ जी, मैं सोच रही हूँ टिफिन का काम शुरू कर दूं। बदले में जो पैसे आएंगे, अगर उससे घर का दाना पानी चलेगा तो। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। अब गरिमा हर रोज सुबह सुबह जंगल से भरी गर्मी में लकड़ी की गठरी का बोझा ढोकर घर आती है और गर्मी पसीने में चूल्हे पर खाना बनाकर उसे टिफिन में भरकर बेचने जाती है। तब से हर रोज ऐसे ही वह गरीब बहू गर्मी में टिफिन का काम कर रही है। माँ जी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। नहीं बहू, मुझे भूख नहीं। पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है। सौम्या शादी के लायक हो गई है, मगर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं जो हम उसे शादी करके दे सके। पता नहीं मेरी गरीब बेटी की डोली उठेगी कि नहीं। माँ जी, अपनी इस गरीब बहू को थोड़ा सा समय दीजिए, हमारी सौम्या की शादी जरूर होगी, वो भी बहुत ही धूमधाम के साथ। बस मुझे इस टिफिन व्यापार में आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैं तैयार हूँ बहू। अगली सुबह गरिमा 5 बजे उठकर टिफिन का खाना तैयार करती है। इसके बाद सुनंदा सारे खाने के टिफिन को पैक करती है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। ठहर बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं माँ जी, बाहर बहुत गर्मी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद गरिमा खाने के टिफिन को लेकर निकल पड़ती है और एक बड़ा सा दफ्तर देखकर दरवाजे से अंदर जाने लगती है। तभी गार्ड गुस्से में कहता है, अरे ओ गरीब फटीचर, ऐसे कैसे अंदर घुसी चली जा रही है? टिफिन वाली हूँ भैया। अरे ये कोई कारखाना नहीं, चल जल्दी से अपना ये गरीबों वाला टिफिन उठाओ और दफा हो जाए यहाँ से। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बड़ा दफ्तर देखते नहीं कि मुंह उठाए चले आते हो। गार्ड की फटकार सुनकर गरीब टिफिन वाली की आंखों में आंसू लिए वो जाने लगती है। तभी अविनाश उसे रोकता है। ठहरिए, क्या मैं आपके टिफिन का स्वाद चख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर सर। अरे वाह, आपके टिफिन के खाने का तो जवाब नहीं, और ये खाना बहुत ही हेल्दी है। क्या आप मेरे दफ्तर के लिए रोज 50 टिफिन तैयार करके दे सकती हैं? हाँ जरूर सर, मैं कल से ही 50 टिफिन तैयार करके ले आऊंगी। इसके बाद गरिमा घर आती है, जहाँ सौम्या और सुनंदा गर्मी के मारे परेशान हो रहे थे। माँ जी और सौम्या को कितनी गर्मी झेलनी पड़ रही है। गरिमा टिफिन व्यापार से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर घर के लिए एक एयर कंडीशन और फ्रिज मंगवा लेती है। माँ जी, सौम्या, अब आपको गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ठंडा पानी पीने के लिए तरसना पड़ेगा। आप दोनों आराम से इस एसी की ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम, जूस या जो मन हो खाना। बहू, तू खुद एक टांग पर सुबह से गर्मी में टिफिन तैयार करती जय और आज हमारे लिए एसी फ्रिज ले आई। थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखा कर। फिर गरिमा कहती है कि बस एक बार मेरी प्यारी नंद डोली में बैठकर अपने साजन के घर चली जाए, आराम फिर होएगा माँ जी। अब बहुत ही जल्द अपने टिफिन के सस्ते दाम पर दमदार खाने के लिए उस गरीब बहू की पहचान एक के बाद एक बड़े बड़े दफ्तर में बढ़ती चली जाती है। वो रोज गर्मी में ऐसे ही गर्मी और पसीने में टिफिन तैयार करती और उन्हें दफ्तर में डिलीवर करती। अब सुनंदा और सौम्या भी गरिमा के टिफिन व्यापार में उसका हाथ बटाती। साथ ही हर दिन ट्रेन में भी उसके हजारों टिफिन डिलीवर होते। अपने बड़े संघर्ष के कारण कल की गरीब टिफिन वाली बहू बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर लेती है और बड़े ही धूमधाम से अपनी ननद की शादी करती है और बिना रुके अपने टिफिन व्यापार को बढ़ाती चली जाती है। अंगूरी अपने घर के बाहर का कचरा अपनी पड़ोसन के दरवाजे के सामने कर देती है और घर में चली जाती है। और कुछ देर बाद उसके दरवाजे के बाहर से आवाज आने लगती है, अरे वो अंगूरी, कहाँ है तू? बाहर निकल। ये सब क्या किया तूने मेरे दरवाजे के सामने? तुझे क्या लगता है तू मेरे घर के सामने कूड़ा कचरा कर देगी और मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी? तभी अंगूरी बाहर आती है और कहती है, अरे किसने कहा कि मैंने तेरे घर के आगे कूड़ा कचरा किया है? मैंने तेरे घर के आगे कोई कूड़ा कचरा नहीं किया। हे भगवान, तेरा रोज रोज का हो रहा है। तुझे दिक्कत क्या है? जब देखो हमारे घर के आगे कूड़ा कचरा करके अपने घर के अंदर चली जाती है। देखो तो सही, खुद जैसी है वैसी ही दूसरों को समझती। अरे तू ही करती होगी, तभी तो ऐसी बकवास कर रही है। तभी सावित्री आती है और लता से कहती है, लता बहन मान जाओ, इस औरत के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। ये तो शुरू से ही झगड़ालू है, इससे झगड़ा करके आप ही अपना मुंह गंदा करोगी। सावित्री की बात मानकर लता अपने घर में चली जाती है, जिसके बाद अंगूरी भी कुछ नहीं कहती और अपने घर आ जाती है। तभी घर के अंदर आते ही वो फ्रिज को देखकर कहती है, अरे ये सब क्या है? घर के अंदर कितनी गंदगी हो रही है। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ गई दोनों की दोनों?
अंगूरी की आवाज सुनते ही उसकी दोनों बहू आती हैं। ये सब क्या है? फ्रिज के ऊपर इतनी धूल मिट्टी क्यों है? क्या तुम्हें घर के अंदर साफ सफाई दिखाई नहीं देती है? जब देखो काम चोरी करती रहती हो। इतना कहकर अंगूरी फ्रिज को खोलती है। हाय हाय हाय, ये देखो कितनी बदबू आ रही है फ्रिज के अंदर से। हे भगवान, कैसे घर से आई हो तुम दोनों? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? माँ जी, आप गुस्सा क्यों होती हो? बात बात पर झगड़ा करने से अच्छा है कि आप हमें ये काम आराम से ही बता देती। अरे माँ जी, आपने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। तुझे तो सोने के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। यही तो चल रहा है इस घर में। एक सोती रहती है तो दूसरी टीवी देखती रहती है। अभी के अभी इस फ्रिज को साफ करो। ऐसा कहने के बाद अंगूरी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कोमल और रेशमा एक दूसरे से फ्रिज साफ करते हुए कहती हैं, कितनी गंवार सास है हमारी, जब देखो झगड़ा करती रहती है। अरे गंवार नहीं, पूरी जाहिल है, जाहिल। ऐसी झगड़ालू सास मैंने किसी की नहीं देखी। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस झगड़ालू को सहन तो करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब देखो छोटी मोटी बातों पर ही हमसे लड़ाई करती रहती है। हमें थोड़ा चालाकी से चलना चाहिए। हमारी सास झगड़ालू है तो क्या हुआ? हम अपनी चालाकी से उनको ऐसी मात देंगे ना कि वो हमसे लड़ाई झगड़ा करना भूल ही जाएंगी। वो दोनों ऐसे बोल ही रही थी कि तभी अंगूरी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखो, ये एसी यहाँ चलता रहता है। एक तो हमें इतनी गर्मी लगती है, ऊपर से इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। बिजली का बिल क्या तेरे पापा आकर भरेंगे? कोमल, कोमल कहाँ है तू? जल्दी यहाँ पर आ। अंगूरी की आवाज सुनकर कोमल तुरंत पहुँच जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों इस तरह चिल्ला रही हो? अरे तेरे पापा लेकर आए थे क्या ये एसी? ये सब क्या है? तुम दोनों को जरा भी अकल नहीं है। कभी एसी ऑन करके छोड़ देती हो तो देखो जरा एसी पर कितनी धूल लगी है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें करती रहती हो? आपने हमें एसी बंद करने का मौका ही कहाँ दिया? इतने में तो आपने हमें बुला लिया था। और आपको पता है ना, आपकी एक आवाज पर तो हम दौड़े चले आते हैं। अगर आपने देख लिया एसी ऑन है तो बंद कर देती। कोमल तड़कता भड़कता जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में अंगूरी रसोई के अंदर जाती है, जहाँ सारे जूठे बर्तन पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर फिर से अंगूरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये भगवान, शिव 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 शिव। देखो तो बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन इन्होंने तो घर की सारी बरकत ही उड़ा रखी है। रसोई के अंदर इतनी गंदगी है। आखिर ये रेशमा करती क्या है सारा दिन? इनका बस ना चले तो घर के अंदर गोबर लाकर डाल दें। फ्रिज साफ करते हुए जब रेशमा ये सब सुनती है तो वो अपने मुंह पर हाथ फेर कर अपना मेकअप बिगाड़ लेती है। जिसके बाद वो रसोई में जाती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी? मेरी तो पहले ही इतनी तबीयत खराब हो रखी, अब आप क्या मुझे काम करवा करवा कर मार ही डालोगी? अरे हर छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। हम बहुओं को इस घर के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? ऐसा जवाब सुनते ही अंगूरी वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है और उसकी बहू रेशमा वहाँ से अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। बेचारी अंगूरी को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने मन ही मन सोचती है, मेरी बिल्ली जैसी बहुएं ये कुत्ते जैसे कैसे भौंकने लगी? और ये किचन तो देखो। अब मैं क्या करूं? इन्हें नहीं बोलूंगी तो किन्हें बोलूंगी? हे भगवान, मुझे खुद ही कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर से मेरी बहू आकर पटर पटर बोलेंगी। अपनी बहू के जाने के बाद वो खुद ही किचन साफ करने लगती है। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और अंगूरी की दोनों बहू किसी न किसी बीमारी का बहाना लेकर अपने कमरे में पड़ी रहती, जिसके चलते घर के सारे काम अंगूरी को ही करने पड़ते। ये भगवान, एक तो इतनी सड़ी गर्मी और ऊपर से मेरी नालायक बहुएं अपने कमरे में आराम से पैर पसार कर लेटी हैं। ऊपर से बीमारी का बहाना भी ले रखा है। अब इन्हें बोलूं तो बोलूं किस मुंह से? अंगूरी घर के सारे काम करती है तो वहीं उसकी दोनों बहुएं छुपकर उसे देख रही होती हैं और आपस में एक दूसरे से कहती हैं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हमारे ऊपर कितना रौब जमाती हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लगती हैं, लेकिन जब खुद पर बीतने लगी तो अकल आ गई। जैसे कि गवार औरतों की आदत झगड़ा करने की होती है, वैसे ही हमारी सास की आदत भी झगड़ा करने की हो गई है। लेकिन अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी सास की अकल ठिकाने आ ही जाएगी। जहाँ तो छोटी छोटी बातों पर अंगूरी अपनी दोनों बहुओं को बहुत सुनाया करती थी, वहीं अब छोटी छोटी बातों पर उसकी दोनों बहुएं चालाकी से बहाना बनाकर निकल जाती, जिसके चलते घर के सारे काम करते करते अंगूरी बहुत थक जाती है और वो अपनी बहुओं के बारे में सोचने लगती है। मेरी दोनों बहुएं घर के अंदर इतना काम करती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन मैं अभी तो उनके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। जब देखो तो उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाया करती थी।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंगूरी परेशान होकर सोफे पर बैठी होती है। उसे देखकर उसकी दोनों बहू उसके पास आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, लगता है आप थक गई हो, आओ मैं आपके पैर दबा देती हूँ। लगता है माँ जी आपके सर में दर्द हो रहा है, लाओ मैं आपके सर में मालिश कर देती हूँ। दोनों बहू एक साथ अपनी सास की सेवा में जुट जाती हैं। ये देखकर अंगूरी को और भी ज्यादा अपनी गलती का पछतावा होता है और वो कहती है, घर के काम करते करते तुम्हारी कितनी बुरी हालत हो जाती होगी और ऊपर से मैं तुम्हारे पीछे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करती रहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू, तुम दोनों हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो हमारी माँ जैसी हो, आप हमें डांट भी सकती हो और झगड़ा भी कर सकती हो। नहीं नहीं, आज के बाद कोई झगड़ा नहीं। ये सुनते ही रेशमा और कोमल दोनों ही बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद रेशमा गर्मी में ठंडाई बनाकर अपनी सास को पिलाती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी दोनों बहू रहने लगती हैं। तो इस प्रकार से दोनों चालाक बहू अपनी झगड़ालू सास को सुधार देती हैं।